नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी इन टेलीफोन नेटवर्क? एक टेलीफोन नेटवर्क की ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, दैट इज 3 किलो हर्ट्ज। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर सवाल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कुछ फॉर्मूला आप लोगों को यूज नहीं करना है। ठीक है, इसको आप लोगों को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। किलो हर्ट्ज की जगह अगर सिंपली हर्ट्ज पूछा होगा तो 300 हर्ट्ज लिखा हो सकता है। ठीक है, सो इसमें जनरली पारंपरिक टेलीफोन नेटवर्क जो होते हैं, पीएसटीएन जिसको बोलते हैं, उसमें 300 हर्ट्ज नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। क्लियर? ये देखिए, इन ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क्स द बैंडविड्थ एलोकेटेड for voice signals narrow band is approximately 3 kilohertz which is sufficient for intelligible speech transmission, यानी कि आसानी से स्पीच वॉइस अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करवानी हो तो उसके लिए ये क्या होता है, सफिशिएंट होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वायरलेस नेटवर्क्स CDPD stands for what? वायरलेस नेटवर्क होते जैसे कि हमारा मोबाइल नेटवर्क है, उसमें एक टर्म CDPD यूज की जाती है, उसकी फुल फॉर्म होती है कैरियर डेटा पैकेट डेटा, नो। कोलिजन डिटेक्शन इन पैकेट डेटा, नो। सेल्यूलर डिजिटल पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सेल्यूलर डिजिटल पैकेट डेटा। तो बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज सेल्यूलर डिजिटल पैकेट डेटा। देखो, आप लोगों को ऐसे सवालों में क्या करना है, एग्जामिनेशन में ना स्टूडेंट्स एकदम से सबसे पहले रिलेट करना है। जैसे वायरलेस नेटवर्क बोला तो वायरलेस नेटवर्क में आपके दिमाग में सबसे पहले मोबाइल नेटवर्क आना चाहिए। मोबाइल से आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि सेल्यूलर डिजिटल पैकेट की बात कर रहे हैं, कोलिजन और कैरियर से कोई लेना देना नहीं है। तो आधा सवाल तो आपका यहीं पर सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, जो CDPD होता है ना, सेल्यूलर डिजिटल पैकेट डेटा होता है, ये एक टेक्नोलॉजी है यूज टू सेंड डेटा ओवर सेल्यूलर नेटवर्क्स। और जो भी हमारा डिजिटल डेटा है जैसे कि ईमेल्स हैं, इंटरनेट डेटा है, ये हमें डिजिटल डेटा को अलाउ करता है एनालॉग सेल्युलर सिस्टम के थ्रू ट्रांसमिट करने में एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, जनरली ये 3G 4G 5G डेटा जो हम यूज करते हैं ना, ये वही सब है। क्लियर? पैकेट स्विचिंग यहाँ पर होती है। एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि सेल्युलर डिजिटल पैकेट डेटा में पैकेट स्विचिंग होती है या फिर सर्किट स्विचिंग होती है। तो इसमें हमेशा पैकेट स्विचिंग होती है, ऑब्वियसली इसके नाम से ही थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which device is used to connect different networks that provide necessary translation both in terms of hardware and software? Options are switches, routers, hubs और gateways। बताइए जरा, आसान सवाल है। हमारा जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का नेटवर्किंग के क्वेश्चंस रहते हैं वही ये पूछा गया है। कौन सी ऐसी डिवाइस है डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है? अब ये सारी डिवाइसेस क्या करती है, डिफरेंट नेटवर्क्स को ही कनेक्ट करती है ना। दैट प्रोवाइड नेसेसरी ट्रांसलेशन बोथ इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से कीवर्ड से हम आंसर निकाल सकते हैं, दैट इज गेटवेज। गेटवेज क्या होते हैं? गेटवेज डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज करता है ये हमेशा। ठीक है, एंड प्रोटोकॉल्स के ट्रांसलेशन की फैसिलिटी भी गेटवेज हमें प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे फिर वो हार्डवेयर की बात हो या फिर सॉफ्टवेयर की बात हो। सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो गेटवेज जनरली एक्ट एज अ ट्रांसलेटर, ये ट्रांसलेटर की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन दी नेटवर्क्स विद डिफरेंट आर्किटेक्चर। दो नेटवर्क है, मान लीजिए दो नेटवर्क हैं, दोनों का अलग अलग आर्किटेक्चर है। उन नेटवर्क्स को अगर हमें कनेक्ट करना हो तो हम हमेशा गेटवेज को यूज करते हैं। सिमिलरली अगर आप लोगों से पूछा होता कि जैसे यहाँ पर पूछा है ना डिफरेंट नेटवर्क्स, अगर पूछा होता सेम नेटवर्क के लिए तो आपका सही आंसर होना था ऑप्शन नंबर 1 दैट इज स्विचेस। क्लियर? तो डिटेल में हर ऑप्शन इसलिए बता रही हूं ताकि अगर घुमा कर सवाल आए
तो आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है। स्विचेस क्या करते हैं? इट हेल्प्स अस टू कनेक्ट डिवाइसेस विद इन द सेम नेटवर्क। राउटर्स क्या करते हैं? सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं एंड पैकेट्स को बेस्ट रूट भी देने में ये मदद करते हैं। और रही बात हब्स की, सिंपल डिवाइसेस हैं ये, दैट ओनली ब्रॉडकास्ट द डेटा। कोई ट्रांसलेशन, कोई इंटेलिजेंट काम हब्स नहीं करते हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं? डेटा को ब्रॉडकास्ट करने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो देखिए हर ऑप्शन डिटेल में पढ़ा रही हूँ, फिर भी अगर लग रहा है कि मैम और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, अलग से कॉन्सेप्ट लेकर आए, तो मुझे जो भी डाउट्स हैं वो बता दो, मैं डेफिनेटली उस अकॉर्डिंग आपके लिए सेशंस लेकर आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स used by trivial file transfer protocol to transfer the data? Options are 128 bytes, 256 bytes, 512 bytes, 1024 bytes। बताइए जरा। फिक्स्ड साइज्ड ब्लॉक्स है जो कि बेसिकली ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए यूज होते हैं, जिसके थ्रू डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, TFTP इसको बोलते हैं। TFTP की प्रॉपर्टी ही ये होती है कि फिक्स्ड साइज के ब्लॉक्स को, सॉरी, ये डेटा को ट्रांसफर करते हैं फिक्स साइज के ब्लॉक्स के थ्रू। ठीक है, एंड ये यूज करते हैं 512 बाइट्स। हर एक पैकेट जो होगा इसके अंदर, वो क्या करेगा? 512 बाइट्स ऑफ डेटा को स्टोर करेगा। इफ द पैकेट हैज लेस देन 512 बाइट्स, तो इट सिग्नल्स द एंड ऑफ द फाइल। अगर 512 से कम साइज की फाइल है तो वो उसको एंड कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। What are the highly stable and highly volatile values that are assigned to the information in time to live field? TLF इसको बोलते हैं, टाइम टू लिव फिल्ड। करिए जरा ट्राई, कहीं पर भी डाउट है पूछ सकते हो। हाईली स्टेबल एंड हाईली वॉलेटाइल वैल्यूज पूछिए। सो ये है 86400 एंड 60। अब देखिए, पहले आप लोगों को ना ये टाइम टू लिव, इसको TLF बोलते हैं या फिर TTL भी बोलते हैं, टाइम टू लिव फील्ड। ठीक है। नेटवर्किंग में TTL field is used to limit the लाइफ स्पैन ऑफ डेटा पैकेट्स। जो भी डेटा पैकेट्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं नेटवर्किंग में, उसके लाइफ स्पैन को लिमिट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड इट प्रिवेंट्स पैकेट्स फ्रॉम लूपिंग फॉर एवर इन द नेटवर्क। कुछ पैकेट्स क्या क्या होता था कि वो लूप में ही फंसे रहते थे फॉर एवर, हमेशा के लिए। ठीक है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए भी टाइम टू लिव हम लोगों को हेल्प करता है। ठीक है। एंड इसकी हाईएस्ट वैल्यू जो है वो ये भी दी गई है, लेकिन जनरली अगर देखेंगे हाईली स्टेबल की वैल्यू 255 होती है और हाईली वॉलेटाइल की वैल्यू जनरली 1 होती है। तो इस ऑप्शन में थोड़े से अनएक्सपेक्टेड से ऑप्शंस दिए थे इस वाले क्वेश्चन में, तो आप लोग याद रख लीजिए। हाईली स्टेबल की वैल्यू 255 है, हाईली वॉलेटाइल की वैल्यू 1 है। तो अगले एग्जाम के लिए इसको याद रख लेना है। क्लियर? In LISP, the function that provides the initial element of a list is what? Options है car, set, second, first। LISP, पहले मुझे ये बताइए कि LISP का मीनिंग पता है या फिर नहीं। मीनिंग पता है इसका या फिर नहीं? ओके, क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई करिए।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LISP? कुछ भी नहीं है, ये लिस्ट प्रोसेसिंग को LISP बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, उसमें लिस्ट प्रोसेसिंग को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, LISP लिस्ट प्रोसेसिंग है। ये ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला। 1950s के आसपास कुछ इसको जो है वो डेवलप किया गया था। तो अब वापस देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। In LISP, the function that provides the initial element of a list is called option A car, option B set, option C second, option D first. तो इसका सही आंसर है कार। ठीक है, ये कार जो है इट इज द नेम ऑफ अ फंक्शन दैट प्रोवाइड इनिशियल एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। कोई भी लिस्ट अगर हम बना रहे हैं, उस लिस्ट का अगर इनिशियल एलिमेंट हमें चाहिए और हम लोग LISP नाम की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको यूज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में कार फंक्शन को यूज किया जाएगा। क्लियर? तो कंफ्यूज होना यहाँ पर बिल्कुल जायज था कि ये कार क्या है, लिस्ट क्या है, बट बेसिक चीज है, देखो कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, in neural network, the network capacity is defined as option 1, the traffic Terry capacity of network, option B, the total number of nodes in the network, option C, the number of patterns that can be stored and recalled in a network, and option D, the numbers of computers in a network. न्यूरल नेटवर्क्स की बात हो रही है। न्यूरल नेटवर्क्स में नेटवर्क कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, द नंबर ऑफ पैटर्न्स दैट कैन बी स्टोर्ड एंड रिकॉल्ड इन अ नेटवर्क। क्लियर? न्यूरल नेटवर्क में नेटवर्क कैपेसिटी की डेफिनेशन ये दी हुई है आप लोगों को। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क बेसिकली कंप्यूटर, देखो न्यूरल नेटवर्क ना कि हमारा कंप्यूटर कैसे ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करे, उसके जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सब न्यूरल नेटवर्क में आते हैं। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क कॉन्सेप्ट ही ह्यूमन के ब्रेन से इंस्पायर होकर बनाया गया है कि ह्यूमन का ब्रेन कैसे डिसीजन लेता है, कैसे काम करता है, उसी तरीके को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। ठीक है, क्लियर? जैसे कि हम लोग देखो कोई इमेज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, किसी की आवाज पहचान लेते हैं। अब आजकल देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सारी डिवाइसेस भी ऐसे ही काम कर रही है ना, कि किसी की भी आवाज पहचान रही है। आप अगर बोल रहे हो तभी वो आपका फोन अनलॉक करेगी, किसी और की आवाज से फोन को अनलॉक नहीं किया जाएगा। तो ये सब न्यूरल नेटवर्क के अंदर आते हैं। क्लियर? व्हाट इज को रेफरेंस रिजोल्यूशन? को रेफरेंस रिजोल्यूशन कंप्यूटिंग में क्या होता है? को रेफरेंस, देखो किसी को रेफरेंस देना। अब जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं, अगर मैं आप लोगों को बोलूं अंकिता went to the park and she enjoyed the sunset। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को ये स्टेटमेंट लिख कर दे रही हूँ, तो को रेफरेंस रिजोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोगों को सिस्टम को ये बताता है कि अगर यहाँ पर हम को रिलेशन बता रहे हैं शी इंजॉयड द सनसेट, तो इसका मतलब हमारा सिस्टम समझ रहा है कि शी मीन्स अंकिता। आ रही है बात समझ में? को रेफरेंस रेजोल्यूशन हमारा सिस्टम समझ रहा है कि शी मीन्स अंकिता, कि शी और अंकिता दोनों सेम पर्सन के बारे में बात की जा रही है।
तो जो भी हमारे आजकल चैट बोट्स हैं, टेक्स्ट एनालाइजर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं जो कि लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं, उन सब में को रेफरेंस रेजोल्यूशन को यूज किया जाता है। तो गिवन अ सेंटेंस और लार्ज चंक्स ऑफ टेक्स्ट, डिटरमाइन विच वर्ड रेफर्स टू दी सेम ऑब्जेक्ट्स। आ रही बात समझ में? तो ये बिल्कुल बेसिक हमारा आंसर है। आप ट्राई कर रहे हो, वेरी गुड। अब देखिए गलत भी अगर हो रहे हैं ना आंसर, तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आ जाएगी चीजें लाइन पर, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक चीज बताइए आप कि आप जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अपने यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर नहीं? What is the type of morphology that changes the word category and affect the meaning? What is the type of morphology that changes the word category and affect the meaning? इसको बोलते हैं derivational। बस याद ही रखना है, as it is derivational morphology की यहाँ पर definition दी हुई है, ठीक है। वर्ड की कैटेगरी को ये चेंज कर देता है, जैसे नाउन से एडजेक्टिव कर दिया, नाउन से वर्ब कर दिया, बस उसका जो मीनिंग चेंज करते हैं। डेरिवेशन, डेरिवेशन से डेरिवेशनल टर्म हमारे सामने आती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। A general fuzzy controller consists of option 1 fuzzy rule base, fuzzy inference engine and fuzzification defuzzification modules. Option B fuzzy functions, fuzzy inference engine, fuzzification defuzzification module. डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस यहाँ पर है, एक जगह पर फजी रूल बेस है, दूसरी जगह पर फजी फंक्शंस है, ठीक है। और बाकी के दो ऑप्शंस में डिफजिफिकेशन मॉड्यूल्स, ठीक है, यहाँ पर इन्फेरेंस इंजन की जगह डेटा इंजन लिखा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। अ जनरल फजी कंट्रोलर कंसिस्ट ऑफ, एक जो हमारा फजी कंट्रोलर होता है, अब फजी कंट्रोलर पता है या फिर नहीं? फजी कंट्रोलर पता है या फिर नहीं? देखो सिंपल सी भाषा में आपको बताती हूँ, फजी कंट्रोलर बेसिकली एक कंप्यूटर का कंट्रोलर है दैट हेल्प्स मशीन्स मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन डू। हम लोग जैसे डिसीजन लेते हैं ना, उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस भी डिसीजन लेंगे। उसके लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक फजी कंट्रोलर को यूज किया जाता है। कई बार क्या होता है, देखो कई बार अगर जैसे छोटे बच्चे हैं हमारे सामने, छोटे बच्चे क्या करते हैं, हम लोगों को कोई बात बताते हैं, पर हम लोग उनकी बात कई बार पूरी नहीं समझ पाते, आधी अधूरी समझते हैं, आधी अधूरी वो बोलते हैं और फिर हम प्रोसेस करके उस बात को पूरा समझ लेते हैं, है ना। वैसे ही फजी कंट्रोलर हमारे सिस्टम में यूज होता है, जो कि बोलता है कि अगर कभी आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, एग्जैक्ट या फिर क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी हमारा सिस्टम कैसे उस बात को समझेगा, ठीक है। तो ये काम करता है फजी कंट्रोलर। क्लियर? अब जैसे देखिए स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट एसीज आ चुके हैं गाड़ियों में, घरों में तो मुझे नहीं पता, लेकिन गाड़ी वगैरह में स्मार्ट एसी आते हैं। जैसे जैसे हमारी गाड़ी का टेम्परेचर ठंडा होता जाता है, वैसे वैसे एसी का टेम्परेचर अपने हिसाब से एडजस्ट होता जाता है। घरों में फैन वैसे लग रहे हैं, जब लगेगा कि फैन, हाँ भाई रूम बहुत ठंडा हो गया, तो फैन क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड कम कर दे रहे हैं। जब फैन को पता चल रहा है कि हाँ अब आधी रात हो गई है, बहुत देर से फैन चल रहा है, तो वो अपनी स्पीड अपने आप कम कर देगा। तो ये सब स्मार्ट सिस्टम्स जो होते हैं ना, फजी कंट्रोलर उसी तरीके से हमारे कंप्यूटिंग में यूज किया जाता है। क्लियर? इंफॉर्मेशन अगर पूरी नहीं भी है, तो भी ये क्या करता है, पूरी इंफॉर्मेशन निकालता है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है, फिर भी वो उसको क्लियर करता है। तो फजी कंट्रोलर कंसिस्ट ऑफ फजी रूल बेस, फजी इन्फेरेंस इंजन, फजिफिकेशन एंड डीफजिफिकेशन मॉड्यूल। इसको एज इट इज याद रख लीजिए, ठीक है। Which of the following is not a correct encoding technique used in genetic algorithms?
करेक्ट एनकोडिंग टेक्निक इनमें से कौन सी नहीं है जो कि जेनेटिक एल्गोरिथम्स में यूज की जाती है? पहले देखिए जेनेटिक एल्गोरिथम्स क्लियर है या नहीं वो बता दीजिए। सो जेनेटिक एल्गोरिथम्स बेसिकली it is a way for computers to solve problems by mimicking नेचुरल इवोल्यूशन। ये भी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर ही चीजें आती हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ा था ना, पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करते हैं, वैसे ही जो जेनेटिक एल्गोरिदम्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस को पहले कलेक्ट करते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस का पहले ग्रुप बनाते हैं, जिस चीज को पॉपुलेशन बोला जाता है, ठीक है, और उसमें से फिर इंडिविजुअल सॉल्यूशंस को कलेक्ट किया जाता है। बेटर बेटर से बेटर सॉल्यूशन हम लोगों को ये देने में हेल्प करता है, ठीक है। सो नॉट पूछा था, नॉट अ करेक्ट एनकोडिंग टेक्निक इन जेनेटिक एल्गोरिदम, वो है प्रीमियर एनकोडिंग। हो सकता है अगली बार आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एनकोडिंग टेक्निक्स यूज्ड इन जेनेटिक एल्गोरिदम, तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे सामने होंगे, आप इनको इजीली सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। Which among the following minimizes the upper bound of the generalization error and minimizes the margin between a separating hyperplane and the training data instead of minimizing the training error? Options are Boltzmann machine, option 2 SVM, option 3 Hope-filled neural network, option 4 RBF। थोड़ा सा एक ये कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है, ठीक है। बहुत कम इस तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं। आप लोगों से बस इतना पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमाइजेज द अपर बाउंड। जनरलाइजेशन एरर जब होता है ना, तो उसमें अपर बाउंड को मिनिमाइज करने के लिए क्या यूज होता है, तो वो यूज होता है SVM। अब SVM इस बार लिखा है, गुड, सही है आपका बिल्कुल आंसर, ठीक है। SVM इस बार लिखा है, SVM की फुल फॉर्म बताएंगे? इसकी फुल फॉर्म होती है सपोर्ट वेक्टर मशीन, सपोर्ट वेक्टर मशीन। क्लियर। एसवीएम का काम जो होता है ना, बेसिक वर्किंग जो होती है, वो एज इट इज आपके सामने क्वेश्चन में लिखी हुई है। The inference rule deals exclusively with formulas in conjunctive normal form is called as option 1 resolution rule, option 2 contingency rule, option 3 unsatisfiability rule, option D contradiction rule। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म पता है या फिर नहीं? अगर नहीं पता है तो इसको पढ़ लेना, यूनिट 1 का ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेशन है। सो करेक्ट आंसर है इसका रिजोल्यूशन रूल, ठीक है। रिजोल्यूशन रूल एक ऐसा इन्फेरेंस रूल है जो डील करता है विद द फॉर्मूलाज इन कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म्स, ठीक है। कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म्स का एग्जाम्पल क्या है? अगर मैं लिख रही हूं A यूनियन B एंड B यूनियन C, ये क्या है? ये कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म का एग्जाम्पल है, राइट। जितनी भी हमारी ऑटोमेटेड थ्योरम्स होती हैं जिससे कि हम एल्गोरिथम्स को प्रूव करते हैं, उसके लिए ये वाले जो रिजोल्यूशन रूल्स हैं इनको यूज किया जाता है, ठीक है।